हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं MySurgy की वेबकास्ट। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और जिनको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वेबकास्ट में पहले भी मैं आपको फीचर कर चुका हूं। इनफैक्ट हमारे सीजन 2 की शुरुआत शरद सर के साथ ही हुई थी। शरद सर ने मुझे पढ़ाया है और बहुत सारे लोगों को जो MySurgy को फॉलो करते हैं वो शरद सर को ऑलरेडी जानते हैं। आप निमसेट की तैयारी कराते हैं, एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, एनडीए की तैयारी कराते हैं, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और बहुत समय से ये डिमांड आ रही थी कि निमसेट 2021 के लिए तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना एक वेबकास्ट इस सिलसिले में कर ली जाए। तो शरद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सौरभ। तो सर, आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं निमसेट 2021 की, क्योंकि जब हमने पहली वेबकास्ट हम लोगों ने साथ में करी थी ये सीजन 2 की, उस समय तक सब कुछ अनसर्टेन था कि 2020 वाला भी निमसेट कब होना है, क्या होना है। और अब बात हो रही है 2021 की और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि भाई हम लेट हो गए हैं, अब हम लोग तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये जो पैंडेमिक का समय रहा, कई लोग तो वेटिंग मोड में ही थे और अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, अब टाइम बहुत कम बचा है, कैसे तैयारी करना है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं और मैं पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स के डाउट्स लेता जा रहा हूं और मैंने उनसे वादा किया था कि एक वीडियो हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग सारी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो मैं सिलसिलेवार सर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले, जी एमसीए पहले 3 साल का होता था, अब एमसीए 2 साल का होता है, इस पर आपके क्या कमेंट है? देखिए, एमसीए पहले लास्ट ईयर तक 3 ईयर का था। अभी इस साल से 2 ईयर करा है, पर निमसेट ने अभी भी 2 ईयर नहीं करा है इस साल। ड्यू टू कोविड मुझे रीजन लगता है, क्योंकि सेशन ऑलरेडी 6 मंथ लेट हो चुका है। और अगर वो इस बार 2 ईयर का करते तो 1.5 ईयर में एमसीए करना मुश्किल होता। तो 2020 का जो बैच है वो 3 ईयर का ही है, पर 21 का बैच 2 ईयर का हो जाएगा। और 2 ईयर का होने से एमसीए की एक तो वैल्यू बहुत बढ़ेगी। दूसरा, जो बच्चे अभी तक एमटेक या कैट या एमबीए के लिए प्लान करते थे, केवल एमसीए इसलिए छोड़ते थे कि उनको लगता था 3 ईयर का एमसीए है। अब क्योंकि 2 ईयर का एमसीए, तो अब बीई बीटेक वाले भी काफी इस कोर्स में आएंगे, क्योंकि पीजी की एक अच्छी डिग्री है। तो ऐसे में आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा और स्टूडेंट का रुझान भी एमसीए की ओर बढ़ेगा, जो मुझे लगता है। सर बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ये लोग अक्सर ये बोलते थे कि एमबीए करें कि एमसीए करें। और उनका तर्क यही रहता था कि एमबीए 2 साल में हो जाएगा और एमसीए 3 साल में हो जाएगा। वो बाकी किसी पैरामीटर को एनालाइज ही नहीं करते थे। नहीं करते थे। तो अभी उन लोगों के लिए हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया है कि 2 साल ये 2 साल ये। तो दो अब वो यस। कम से कम टाइम पीरियड की बात नहीं रहेगी। लेकिन आपने ये अच्छी बात बताई कि 2020 में जो अभी एडमिशन हो रहा है, उनके लिए तो अभी भी 3 साल का ही कोर्स तीन है। साल का लेकिन 2021 जिसके हम आज बात कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम मई में होंगे। एग्जाम डेट कुछ अनाउंस हुई है? देखिए, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, पर जैसे आपसे भी बच्चे पूछते होंगे, मुझसे भी कई बच्चों को अब ये लगने लगा है कि क्योंकि 2020 अक्टूबर में हुआ है, तो शायद 21 भी अक्टूबर में होगा। तो मैं सारे ऐसे बच्चों को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि 21 का जो सेशन है, ये आने वाले सभी सेशन टाइम पे होंगे। 20 का सेशन तो लेट होने के रीजन आप सबको पता है। तो 21 का जो प्रोबेबल है वो मई में ही होगा। बहुत ज्यादा अगर थोड़ा बहुत हुआ तो जून मिड में हो जाएगा, पर उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे एमसीए की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, इमीडिएटली एक्शन लें। टाइम कम है, पर अभी भी बचे हुए टाइम को अगर सही यूटिलाइज किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। और सभी के लिए टाइम कम है, जो भी टाइम है। अभी कई लोग तो अब जागे हैं और अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए बात बराबर सी ही है। बिल्कुल। अब जैसे मई में एग्जाम होता है या जून में एग्जाम होता है, मेरे ख्याल से जनवरी के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में हम हमेशा मार्च। देखते हुए आए। हाँ, आ तो जाएगा। फरवरी तो मार्च सर, में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट। तो अभी से तैयारी स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अभी भी कई लोगों को डाउट्स ये हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बीए वाले पूछ रहे हैं, बीकॉम वाले पूछ रहे हैं, बीसीए वाले पूछ रहे हैं, इनफैक्ट जो बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा 12th में मैथ्स नहीं है या ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, या पूछ रहे हैं कि 12th में 60% नहीं है या ग्रेजुएशन में 60% नहीं है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने की उम्मीद है? देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन को लेके हर एक को डाउट रहता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एमसीए एंट्रेंस कोई भी बच्चा दे सकता है,
पर कुछ एमसीए, जैसे अगर हम बात करें निमसेट की, जिसके थ्रू एनआईटी मिलता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में या तो बीसीए हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, या बीएससी आईटी हो, या बीएससी मैथमेटिक्स हो, या बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो। 12th मैथ्स कंपलसरी नहीं होता अब, पर बीसीए, या तो बीसीए वाली एक डिग्री पूरी कंप्लीट हो, या फिर बीएससी में वन सब्जेक्ट मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी हो, तो वो निमसेट के लिए एलिजिबल है। अब मान लीजिए कोई बच्चा बीकॉम वाला है या कोई बच्चा बीए वाला है, वो भी एमसीए दे सकता है, बस वो निमसेट के थ्रू नहीं दे सकता। वो जेएनयू दे सकता है, वो बीएचयू दे सकता है, और भी अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उनको दे सकता है। तो एमसीए कोई भी बच्चा कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका 12th मैथ्स नहीं है, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑप्शन होता है कि वो एक एडिशनल मैथ्स का 12th का एग्जाम दे के थ्रू ब्रिज कोर्स मैथ्स एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन में ये अगर इच्छा है कि एमसीए करना है, तो स्कोप बहुत है, नो डाउट। और सर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से, जैसे कि इग्नू से बीसीए किया हुआ है, और उनको ये डाउट है क्या अभी तक हम रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे थे, अब रेगुलर कोर्स वाला एमसीए कर सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि अगर डिस्टेंस लर्निंग से किया जाए तो एमसीए रेगुलर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे भी एमसीए एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आपने जो एग्जांपल लिया इग्नो का, तो इग्नो के तो हर साल कई सारे बच्चे एनआईटीज में सिलेक्ट भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे अपने आप ही ये सब सोचने लगते हैं और फिर गलत जगह पे कई बार गाइडेंस लेते हैं, इसलिए भी कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी आपने बोला कि कॉमर्स वाला, तो अगर कोई कॉमर्स वाला किसी से पूछेगा, तो हो सकता है जो सलाह दे रहा है उसको पता ही नहीं एमसीए क्या, पर वो ये बोल देगा अरे एमसीए तो साइंस वाले करते हैं। तो ऐसी एक मिसकंसेप्शन रहते हैं बच्चों में। तो ऐसा नहीं है, चाहे डिस्टेंस लर्निंग से किया जाए चाहे रेगुलर प्रोग्राम किया जाए, एमसीए एंट्रेंस हर बच्चा कर सकता है। और सर अगर किसी का 12th तक मैथमेटिक्स रहा हो, लेकिन किसी कारण से उसने ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट नहीं हो उसके पास, तो क्या वो एलिजिबल रहेगा निमसेट में? अगर 12th तक मैथ्स है और ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है, तो डिपेंड करता है ग्रेजुएशन क्या में क्या कर रहा है। अगर बीसीए कर रहा है तो डायरेक्ट एलिजिबल है। बीसीए वाला बच्चा तो 12th मैथ्स नहीं हो तो भी एलिजिबल है, एक चीज। अब रहा सवाल कि वो बीएससी कर रहा है मान लीजिए, तो बीएससी में अगर उसके पास वोकेशनल कोर्स है, आईटी कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है एज अ 1 ईयर, तो वो भी एलिजिबल है फॉर निमसेट। और अदर के लिए तो लगभग लगभग सभी जगह पे एलिजिबल होते हैं बच्चे। और 12th का परसेंटेज पहले देखा जाता था, अब कहीं पर भी नहीं देखा जाता। तो फिर नोटिस करने वाली बात है कि जो बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और बीए कर रहे हैं, इनके पास शायद ये सब्जेक्ट्स ना रहे, आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स। कई जगह पर ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट प्रोवाइड होता भी है कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं होता है। तो ये लोग निमसेट नहीं दे सकते, लेकिन एमसीए के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स में दूसरे एग्जाम एलिजिबल है। एलिजिबल है, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन कम हो जाते हैं, पर राइट। ऑप्शन खत्म नहीं होते। एक होता है कि ऑप्शन खत्म हो गया, और हम्म। एक होता है कि ऑप्शन है, बस लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। और ग्रेजुएशन में 60% लाना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में 60% फॉर ओनली निमसेट, केवल निमसेट के लिए। निमसेट के लिए 60% है। जेएनयू के लिए 55% है, बीएचयू के लिए 50% है, सीईटी महाराष्ट्र के लिए तो भी 50% है। तो केवल निमसेट में थोड़ा सा देखिए, जब हम बात करते हैं तो अक्सर बच्चों का निमसेट का रुझान रहता है और वो ठीक भी है। तो निमसेट का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी अलग है, बाकी जगह पे काफी रिलैक्सेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और 12th के परसेंटेज इसमें नहीं मायने रख रहे। 10th और 12th के परसेंटेज भी मायने नहीं रखते। इनफैक्ट कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट के समय 10th और 12th के परसेंटेज में प्रॉब्लम जाएगा, ऐसा कई सारे बच्चों को लगता है और जाता भी है। पर कहां पर, जब कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से एमसीए कर रहा होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, नंबर ऑफ सीट्स सॉरी ज्यादा होती है और कंपनियां कम आती हैं। अब कंपनियां कम आती हैं तो फिल्टर लगा देती है कि 10 12 ग्रेजुएशन में 60%। एनआईटीज या आईआईटी में ऐसा नहीं होता है। तो एनआईटीज में क्या होता है कि बच्चे का केवल ग्रेजुएशन में 60% और ड्यू टू एमसीए उसमें 7.5 के ऊपर पॉइंटर है तो एलिजिबल होता है। तो यानी अगर वो 10th और 12th में उसके कम परसेंटेज में है तो भी उसको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ सीट एनआईटी में कम होती है और कंपनियां ज्यादा होती हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। और परसेंटेज में भी अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ रिलैक्सेशन होगा? हाँ, एससी एसटी के लिए 55%, 5% का रिलैक्सेशन होता है। कई स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारा कुछ गैप हो चुका है, हमने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद किसी कारण से जॉब किया या कहीं और एंगेज हो गए, और अब वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर गैप ऑफ 4-5 इयर्स। तो क्या उन लोगों को एमसीए करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछते हैं बच्चे तो मुझसे भी,
एक तो हम दोनों के काफी सारे बच्चे कॉमन भी होते हैं, जो बच्चा आपसे जुड़ा है वो हम मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ा है वो आपसे जुड़ जाता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने लगते हैं, कई बार ड्यू टू फैमिली कंडीशन ऐसी होती है, कई बार उनको ऐसे जॉब लग जाते हैं छोटे मोटे, तो उनको लगता है कर लें। पर कुछ समय बाद समझ में आता है कि इस ग्रेजुएशन के बेस पर उनका आगे ग्रोथ बहुत स्लो है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो कई बच्चे उसके बाद एमसीए एज अ कैरियर ऑप्शन अपनाते हैं। और अच्छी बात मैं ये बता दूं कि किसी भी एनआईटीज में या कोई भी अच्छे कॉलेज से अगर बच्चा एमसीए कर रहा है, तो आपका ये 2, 3, 4 ईयर 5 ईयर का गैप भी मैटर नहीं करता। पर ये क्वेश्चनिंग जरूर होगी, आपके पास का सॉलिड और राइट रिप्लाई होना चाहिए कि क्यों आपका गैप था। और इस केस में भी प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं जाती। अभी ऐसे कई सारे एनआईटीज हैं, सूरतकल, कैलिकट वगैरह, जहां 6 और 7 साल वाले बच्चों के गैप के बाद भी 20-20 लाख के प्लेसमेंट हुए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बच्चे सर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग उन्होंने किसी ऐसे कॉलेज से किया जहां पे उनको कैंपस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, अब वो इंजीनियरिंग करने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। उन्होंने शायद गेट का भी एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, एमबीए का भी एग्जाम दिया, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर इन चीजों के बारे में कभी उन्होंने तैयारी करने का सोचा नहीं है। अब उनको ये लग रहा है कि उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो क्या ये उनके लिए सही डिसीजन होगा कि बीटेक करने के बाद, जो कि अपने आप में एक टेक्निकल डिग्री है, एमसीए किया जाए? ये भी एक बिल्कुल, देखिए क्या है, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं। जी। और अब भोपाल में ही बात करें तो 100 से ऊपर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो अब ये जब इंजीनियर इतने सारे जो बन रहे हैं, तो इनके सभी के प्लेसमेंट नहीं हो पाते। तो कई सारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, कई सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे गेट की तैयारी करते हैं या कैट की तैयारी करते हैं। लास्ट ईयर तक का ट्रेंड ये था कि लगभग 5 to 10% वाला बच्चा, जो 5 से 10% बी वाले बच्चे थे, वो एमसी एंट्रेंस देने लगे थे। मतलब ये ट्रेंड चालू हो गया था। अब क्योंकि 2 ईयर हो गया है और हर एक बी वाले बच्चे को, क्योंकि बी भले ही प्राइवेट कॉलेज से करे पर उसका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर मैंने गेट से क्वालिफाई कर भी लिया और एमटेक अगर आईआईटी से नहीं किया या टॉप एनआईटी से नहीं किया, तो फिर उस एमटेक का कोई वैल्यू नहीं है। और कैट में भी क्या होता है कि आज की डेट में आईआईटी और एनआईटी वाले बच्चों का फाइट बहुत हो गया, 80-90%। तो उनके पास ऑप्शन कम होते हैं। और अब क्योंकि 2 ईयर का हो गया है, तो आने वाले दिनों में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगले 2 से 3 साल में, अभी हम 10% की बात कर रहे हैं, ये 40, 50, 60% तक हो जाएगा। जैसे कुछ साल पहले यूपीएससी केवल बीए वाला बच्चा देता था, धीरे धीरे आईआईटीएंस आए, जब कई बच्चों को लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आज यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आईआईटीएन बच्चा सबसे ज्यादा है, कैट में आईआईटी वाला बच्चा सबसे ज्यादा है। आने वाले समय में बी वाला बच्चा भी एमसी एंट्रेंस में बहुत बढ़ेगा। इसलिए हर एक को इस समय जाग जाना चाहिए और बिल्कुल सही समय पे एक्शन लेना चाहिए। तो प्राइवेट वाले बच्चे जो बी कर रहे हैं, उनके लिए एनआईटी से एमसीए करना एक अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हम लोगों ने सभी तरह के पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कोई बात रह गई है, तो वो कमेंट सेक्शन में वीडियो में जरूर लिख दे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको रिप्लाई करने की। सर, अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो एनआईटी निमसेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें टॉप एनआईटीज कौन से हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जाने का सपना देखना चाहिए? देखिए, अगर कोई बच्चा एनआईटी की तैयारी कर रहा है, निमसेट की, निमसेट मतलब एनआईटी, तो वो लगभग, एक तो हर एनआईटी, हर एमसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। पर अगर हम एनआईटी की बात करें, जो 10 एनआईटीज हैं उसमें नंबर 1 पे आता है त्रिची, जहां पर लगभग 40 लाख से ऊपर के प्लेसमेंट होते हैं। और लास्ट ईयर मोर देन 5 स्टूडेंट का 43 लाख के आसपास प्लेसमेंट हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पहले एक आध दो बच्चों का होता था। और एवरेज प्लेसमेंट 16 से 17 लाख गया है। 40 लाख के बाद 30 लाख, 20 लाख वाले भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। एनआईटी त्रिची के बाद सूरतकल आता है, कैलिकट आता है, एनआईटी इलाहाबाद आता है, वारंगल आता है, भोपाल का मैनिट आता है। ये 5-6 एनआईटी ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट होने के साथ साथ 100% प्लेसमेंट है लगभग। ओके, तो निमसेट के अलावा कौन से 2-3 और एग्जाम्स को आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो निमसेट एग्जाम देने के बाद एक तो बच्चे के पास निमसेट के थ्रू हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी मिलता है, आईपीयू भी मिलता है। निमसेट के अलावा सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पुणे यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां पर 100% प्लेसमेंट होते हैं एनआईटी लेवल के। उसके लिए सीईटी महाराष्ट्र देना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है, जेएनयू एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है, बीएचयूएमसी अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है, वीआईटी बैंगलोर का अपना अलग से एग्जाम होता है। और हर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं और हर स्टेट में 2 से 5 कॉलेज ऐसे होते हैं जो अच्छे होते ही है। तो ऑप्शंस काफी सारे हैं बच्चों के पास। पर जो मेरा सजेशन है कि जो एमसी एंट्रेंस की तैयारी करे, वो टारगेट निमसेट को ही करे, निमसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे,
क्योंकि इसका सिलेबस हर जगह काम आता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होता, मतलब उसको फिर अलग अलग सिलेबस पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। तो जब सिलेबस की बात हो रही है सर, तो ये भी बता दीजिए कि निमसेट एग्जाम के लिए किस तरह का सिलेबस होता है? निमसेट का सिलेबस या बाकी सभी एमसी के सिलेबस में अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा और कॉमन पार्ट होता है मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 11th और 12th का मैथ्स होता है। यानी, और वो मैथ्स इसलिए होता है क्योंकि लॉजिक्स डेवलप होते हैं मैथ्स से, तो पहला सिलेबस का पार्ट होता है मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट 11th 12th का है। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सेकंड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं, मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत बेसिक लेवल पे होता है और इंग्लिश भी बहुत बेसिक लेवल पे होता है। ओके, तो ये इस पूरे एग्जाम में मेजर जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, जो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है। रीजनिंग, जिसका ये अच्छा है, मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। और कंप्यूटर्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं लेकिन उन्होंने कंप्यूटर्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है। तो ये दो सेक्शन को बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं स्टूडेंट, और सोचते हैं कि हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमें ये स्टूडेंट्स को बताना बहुत जरूरी है कि इन दोनों टॉपिक्स का कितना वेटेज है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में देखें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम निमसेट में बात करें, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का 8% का वेटेज है ओनली, और इंग्लिश का 8% का। हम बीएचयू की बात करें तो इंग्लिश 0, कंप्यूटर 0। जेएनयू की बात करें तो कंप्यूटर का पोर्शन आता है। डीयू की बात करें तो कंप्यूटर का पोर्शन 10 से 20% आता है। तो मतलब 10 से 20% का वेटेज कंप्यूटर का, इंग्लिश का कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, कई सारे बच्चों को, जो आपने बोला ना इंग्लिश एक क्राइटेरिया लगता है, पर अच्छी बात मैं ये बता दूं कि एमसी एंट्रेंस देने वाले में से करीब करीब 70% बच्चा हिंदी मीडियम का ही होता है। पर जब वो कॉलेज पहुंचते हैं, जब उन्हें पता चलता है, अपने आप में उसको लगता है अरे मैं अकेला हूं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को या अच्छे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अवेयरनेस लेवल ज्यादा होने से वो 12th के बाद ही बी इन कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर में फील्ड बना करियर बनाना होता है तो चले जाते हैं। तो फिर जो बचा हुआ क्राउड है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उस ग्रेजुएशन का बचे हुए क्राउड में कुछ बच्चे एमसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ये दोनों के वजह से प्रॉब्लम जाती है। हाँ, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, अभी जैसे जब आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, तो 2 ईयर के होने के बाद कुछ बच्चों ने बोला कि सर 2 ईयर का और हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, तो हम क्या करें। तो मैंने उन सबको एक ही बात बोली जो आप भी बोलते हो, इनफैक्ट आपने भी एमसीए के पहले कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, और आज अगर देखा जाए तो आप लैंग्वेज में पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो आप सारी लैंग्वेजेस की, C++, .NET, जो भी। अगर मान लो कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करी जाए और माय सर जी और सौरभ सर की बात ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो बच्चों को मैंने एक ही बात बोली कि एंट्रेंस के बाद जो टाइम मिले उसमें C++ और DS अगर पढ़ लिया जाए तो एमसीए के दौरान भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है इसका आंसर आप भी बच्चों को जरूर दें कि भले ही कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए। सर, मैंने तो एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसको अगर स्टूडेंट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको 1 साल का समय लगेगा। वो बीसीए कर रहा हो, बीएससी कंप्यूटर कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, एमसीए कर रहा हो, ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनका टेन्योर कम से कम 1 साल से तो ज्यादा ही है सभी का। किसी का 3 साल है, किसी का 4 साल है। और मैं कहता हूं कि जब भी आप जागे हो तब से 1 साल का समय आप मेरे को दो। मैं आपको सी सिखाऊंगा, C++ सिखाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, उसके बाद पाइथन जावा भी करवाऊंगा, वेब एप्लीकेशन का काम भी सिखाऊंगा, मोबाइल एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा, और इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। ये सब कुछ करने में पूरा पूरा 1 साल लगेगा, बिना रुके एक के बाद एक हम करते जाएंगे, और एक समय में हम केवल एक चीज कर रहे होंगे तो भी बहुत आराम से ये चीज हो जाती है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि कितना समय लगेगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ 1 साल सफिशियंट है अगर वो शिद्दत के साथ 1 साल मेहनत कर ले तो अगर 2 साल का एमसीए आप कह रहे हैं तो 2 साल में से 1 साल ही हमको चाहिए होता है। और अगर कोई ज्यादा अवेयर है और उसके पास समय है तो एमसीए में पहुंचने के पहले भी वो शुरुआत कर सकता है। जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीसीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो क्यों ना वो फर्स्ट ईयर में ही, सेकेंड ईयर में ही इन सब चीजों की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, और फाइनल ईयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करे एंट्रेंस एग्जाम पे। तो इस तरीके से वो आराम से मैनेज कर सकता है और अच्छा प्लेसमेंट उसको मिल सकता है। ये बहुत अच्छा बोला सौरभ, मैं भी बच्चों को सजेस्ट करूंगा। क्या होता है, ये भी सही है कि मेरा ये मानना है कि एंट्रेंस के 6 महीने पहले सब छोड़ दो, एंट्रेंस पे फोकस करो, पर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहते हुए इस तरह की प्रोग्रामिंग डेवलप कर ली जाए, और एंट्रेंस के बाद से लेके 1 साल तक का समय। और मुझे लगता है हार्डली कितनी क्लास लेते होगा आप, 1 घंटे ज्यादा नहीं देना है ना,
तो बिल्कुल, बच्चा रोज 1 1 घंटा घंटे अगर बच्चा क्लास। दे दे, क्योंकि स्केलिंग तो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो कंप्यूटर स्किल डेवलप नहीं करेगा तो एमसीए के बाद प्लेसमेंट में उसको दिक्कत जाएगी। तो मेरा भी यही बच्चे को सजेशन है कि वो समय रहते हुए इस बात को भी ध्यान रखे कि अपना कंप्यूटर स्किल्स डेवलप करना, नॉट नॉट फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आगे के लिए उसको डेवलप करना चाहिए। और वो सबसे अच्छा समय है कि वो फर्स्ट ईयर से ही कर ले ये काम। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के भी पहले 6 महीने दे दे, और बस आखिरी के 6 महीने पर वो आइसोलेटेड एंट्रेंस पे फोकस करे, और फिर एंट्रेंस के बाद फिर से कर सकता है वो एक बार। ये बिल्कुल ठीक है, और ये लैंग्वेज पढ़ना जरूरी भी है बच्चों के लिए। सर अब तो समय काफी बदल गया है। पहले का जमाना अलग था कि जब हम कंप्यूटर सबसे पहले कॉलेज में आके सुनते देखते थे, उसके बारे में पढ़ते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इंजीनियरिंग के काफी सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या बीसीए कर रहे स्टूडेंट्स हैं, जो कि ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं। लेकिन उन्हीं बैचेस में कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चा वो होता है जो अभी स्कूल में, इवन 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का बच्चा है, जो C++, जावा वगैरह ये सब कोर्सेज कर रहा है। और ना केवल वो कर रहा है, वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जितना कि ये ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स कई बार नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से आजकल अवेयरनेस बहुत बहुत जबरदस्त चल बढ़ रही है। गई, बिल्कुल सही बोला। मेरे बच्चे भी 6th 7th में है, और बेटी अभी 6 में, अभी उसने वेबसाइट बना ली, टेक्निकल लैंग्वेज सीख रहे हैं। एक्चुअल में एमसीए का ड्यूरेशन भी 2 ईयर इसलिए किया उन्होंने, क्योंकि अब जो बच्चा एमसीए करने जा रहा है वो हम्म, 90% बच्चा कंप्यूटर से अवेयर है। पहले ऐसा नहीं था। और अभी हम्म, आने वाला समय मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज आज बच्चा ग्रेजुएशन में सीख रहा है वो 12th तक बच्चे सीख लेंगे आने वाले समय में। तो हम्म। ये एक बड़ा चेंज आया है कि 6, 7, 8, 9 का बच्चा आज की डेट में कोडिंग सीख रहा है, C++, डीएस, अच्छी अच्छी लैंग्वेज सीख रहा है, और बहुत अच्छे से कर रहा है। उनके कैरिकुलम में भी इनफैक्ट ये बात आ गई है। जी सर। तो और सर ये जो निमसेट एग्जाम है, इसका जो पैटर्न है, ये कितने घंटे का पेपर होता है, कितने सवाल इसमें आते हैं, क्या क्या इस तरीका है इसका? देखिए, निमसेट का टोटल पेपर जो है, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने होंगे उनको तो आइडिया होगा, जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको बताना चाहूंगा कि 120 क्वेश्चन का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं जिसके 600 मार्क्स होते हैं। 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं जिसके 240 मार्क्स होते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के आते हैं जिसके 80 मार्क्स हैं, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं जिसके 80 मार्क्स हैं। टोटल 1000 मार्क्स का ये पेपर होता है रैंक सिस्टम से। और अगर कोई बच्चा 500 के ऊपर स्कोर करता है तो डेफिनेटली वो टॉप 100 में रैंक लेके आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास समय कम बचा है, तो क्या हम इतने समय में इसकी तैयारी कर सकते हैं? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं, किसी भी कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, और दूसरे ऐसे हैं कि वो कहीं भी आने को तैयार हैं। तो अब दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं 3 तरह के लोग बोल सकता हूँ। एक हो सकता है जो क्लासरूम में आना चाहते हैं, एक जो, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास का भी काफी ट्रेंड चल गया, वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, और एक हो सकता है सेल्फ स्टडी करें। हम्म, तीनों को मैं बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, क्लासरूम में जो आना चाहते हैं, अब हमारे क्लासरूम ओपन हो गए हैं, वो आ सकते हैं। जो क्लासरूम में नहीं आ सकते वो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव क्लास में अभी हमारे पास जो 6 महीने बचे हैं, इसमें हम लगभग एवरी डे मिनिमम 2 से लेके 4 क्लास लेंगे, यानी 2 तो स्टार्टिंग से ही मिलेंगी उनको। क्योंकि देखिए, एक चीज समझिए, पहले जब साल भर था तो एक क्लास में काम होता था। अब 6 महीने बचा है, मेरा नेचर आपको पता है कि मैं कंप्रोमाइज पढ़ाने में नहीं करता। तो अब 6 महीने को 12 महीने के बराबर कैसे बना सकता हूं, तो हम डबल क्लास कर दें। और हो सकता है डबल से भी काम ना हो तो एक दिन में 3-3 क्लास होंगी, एक बेसिक की, एक उसी टॉपिक की उसी दिन एडवांस की, और एक एंड पर रीजनिंग की। एक दूसरा तरीका ये कि बच्चा ऑनलाइन लाइव क्लास कर ले। तीसरा तरीका है बच्चा सेल्फ स्टडी करे। बस सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कि 100 बच्चे अगर डिसाइड करते हैं सेल्फ स्टडी करेंगे, तो उसमें 1-2 ही हाईली डिसिप्लिन होके करते हैं, नहीं तो बच्चा प्लान तो बहुत करता है, एक्शन नहीं लेता। क्लासरूम कोर्स या ऑनलाइन कोर्स से उसके अंदर एक रेगुलरिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि करना ही है। हर संडे टेस्ट भी देना है, रोज के टेस्ट हो रहे हैं, तो परफॉर्मेंस फैक्टर भी आता है। तो मैं ऐसे में ये कहूंगा कि जो भी करना है वो एक्शन ले लें। क्योंकि आज तो हम फिर भी बोल रहे हैं 6 महीने बचे, पर ये सोचने में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और समय का लॉस होता जाएगा, और जितना लॉस होगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी भी वक्त है कि स्टूडेंट चाहें तो ऑनलाइन क्लास या क्लासरूम प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ भी स्टडी करना है तो तुरंत एक्शन लें। और कम से कम एटलीस्ट 6 to 8 आवर देना ही होगा उनको, जब जाके वो टाइमली सिलेबस कवर कर पाएंगे। क्योंकि तो अब सर इतना टाइम बचा है कि 6 से 8 घंटे कम पड़े बिना नहीं चलेगा काम। बिल्कुल सही बात है। और सर ये मैं जेनरिक लेवल पे बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी कि पहले मेरे फ्री वीडियो लेक्चर्स में भी कोर्सेज रखे हुए हैं यूट्यूब पे, पूरा पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां से कोई भी सीख सकता है। उसके बाद फिर इन्हीं के
लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि पेड है। तो अब दोनों तरीके हैं। जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं फीस बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, मेरे पास नहीं है पैसा, मैं बहुत गरीब हूं, कई बार ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि फ्री वीडियो लेक्चर पूरे रखे हुए हैं, आप उससे अगर सीखना चाहते हो, नियत है, तो आप वहां से सीख सकते हो। लेकिन जब ये लाइव क्लासेस मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा सर। वो डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में बहुत चेंजेस आए। और उसकी उसकी एक बड़ी वजह ये कि जब आप फ्री वीडियो लेक्चर से देख रहे हो, आप अकेले हो, आप देख रहे हो, अपने पेस से देख रहे हो, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, आपको नहीं मालूम है कि एक दिन में कितने वीडियोस देखने हैं, कितने प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करने हैं, फिर जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपको नहीं बन रहे तो आपने उसका सोल्यूशन देख लिया, आपने 5 मिनट ट्राई किया, नहीं बना, आपने उसका सोल्यूशन देख लिया, और आप सोच रहे हो कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपका तरीका बहुत गलत था। और यही रीजन है कि पूरा कोर्स करने के बाद भी कई बार आपकी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि ट्रेनिंग में थ्योरी का रोल 5% है और 95% रोल प्रैक्टिकल्स का है। और प्रैक्टिकल्स में भी मेंटर की बहुत जरूरत होती है, और तब ज्यादा जरूरत होती है जब ज्यादातर लोग कोचिंग ले रहे हैं। कोचिंग से क्या हो रहा है कि आज जैसे आपने देखा नीट का जो रिजल्ट आया उसमें 2 लोगों के 100% मार्क्स आए, बिल्कुल जो सही कि बात है। जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिना ट्रेनिंग के। हम इतनी रिहर्सल करते हैं एग्जाम की, इतने टेस्ट पेपर देते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा लेवल वहां आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंस, हो सकता है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति हो जिसने कोचिंग ज्वाइन ना करी हो, तो अपने इंटेलिजेंस के दम पे एक स्कोर तो ले पाया पर शायद 100% नहीं आया, वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो कॉम्पिटिशन से स्कोर बढ़ता है। और वही यहां पर हो रहा है कि जो लोग फ्री वीडियो लेक्चर से सीख रहे हैं, सीख तो वो भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल स्किल उतनी अच्छी नहीं है। और फिर उनको ये पता चलता है, जिन लोगों ने लाइव क्लासेस ज्वाइन करी हैं, उनका एक तो रेगुलरिटी, जो आपने बात बोली थी कि एक तो डेली एक डिसिप्लिन आ जाता है कि डेली हमें पढ़ना है, और फिर थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी आता है डेली कि हमें ये रोज करना है, जो कि अदरवाइज उनको कोई मोटिवेशन नहीं होता है। वो कई बार ऐसा होता है कुछ लेक्चर देखने के बाद बीच में उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और फिर महीने भर बाद उनको एकदम से जोश आता है और फिर से स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली पता चला जो 1 महीने में खत्म हो सकती थी चीज 6 महीने में भी खत्म नहीं हुई। तो जब एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है और आपको कोई बता रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हो, तो उसमें मुझे लगता है कि 100 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट आपको हो रहा है। तो बिल्कुल। स्टूडेंट्स ने एक जो आपने बात बोली ना, क्या होता है कि फ्री वीडियोस वैसे आज की डेट में देखें तो सब कुछ अवेलेबल है, चाहे टेस्ट पेपर देखें चाहे वीडियो देखें, सब कुछ है। पर जब हम फ्री वाले से ओपन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने बोला, यूट्यूब पे आपका भी ढेर मटेरियल पड़ा है, मेरा भी। पर जब हम क्लासरूम ज्वाइन करते हैं तो एक तो रेगुलरिटी आती है, आप रेगुलर टीचर के कांटेक्ट में आते हो, आप रेगुलर डाउट पूछते रहते हो, और एक कॉन्फिडेंस गेन होता है क्योंकि वो एक रोज का टारगेट देते हैं और हमारा सिलेबस खत्म होता जाता है। ओपन प्लेटफॉर्म पे जो मैंने दिक्कत देखी, जैसे बच्चे मुझे कई बार एक एक दो दो साल से फॉलो कर रहे होते हैं, आखिरी आखिरी समय में जब कोर्स लेते हैं तो बोलते हैं सर बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले ले लेते। तो ओपन प्लेटफॉर्म में जो मुझे एक और प्रॉब्लम दिखी, एक तो ये तो है ही प्रॉब्लम रेगुलरिटी, दूसरी कि वो कोई चीज पढ़ने के बाद भी उनके अंदर ये बिलीव नहीं होता कि कंप्लीट हुआ। फिर वो सजेशन वीडियो में किसी और का भी देख रहे होते हैं, किसी और का भी, और कई बार एक ही टॉपिक को 6 महीने तक भी खत्म नहीं कर पाते। ये जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है ये वाली होती है। और स्टूडेंट का टाइम ही तो सबसे ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट है, टाइम क्योंकि सबसे उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कई जगह 6 6 घंटे देख रहे हैं, 8 8 घंटे, तो उनका कुछ सेट नहीं होता टारगेट। और इस बात का पता बहुत देर में चलता है कई बार, और जब तक चलता है, जब तक इतनी देर हो गई होती है कि हमें कई बार 1 साल का ड्रॉप तक लेना पड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट को सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो सेल्फ 8 घंटे रोज पढ़ पा रहा है और लगातार 15 दिन में एक भी दिन मक्कारी नहीं की, तो ठीक है। और अगर वो एक दिन पढ़ता है, 2 दिन नहीं पढ़ता, फिर मंडे से पढ़ूंगा, फिर दिवाली निकल जाए, ये सब कर रहा है, तो ऐसा बच्चा, फिर आप समझ सकते हो क्या होता है ऐसे बच्चों का। इनफैक्ट सर इस साल यानी 2020 में मई में मैंने 11 मई से पहला बैच ऑनलाइन लाइव का स्टार्ट किया था, सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज के बैचेस में कुछ बच्चे जब एनरोल हुए तो उनको जब समझ में आया कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस से क्या फायदा हो रहा है, तो उन्होंने उसके बाद सी प्लस प्लस को भी ज्वाइन कर लिया, जो उसी के बाद बैच स्टार्ट हुआ था। सी प्लस प्लस खत्म होने के बाद उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर भी ज्वाइन किया, और उसके बाद अभी वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स ले आया था वो भी ज्वाइन कर। मतलब एक एक स्टूडेंट ने 4 4 5 5 कोर्स कर लिए हैं, या 5वां कोर्स उनका रनिंग है मई से लेकर अभी तक में। और मैं समझता हूं कि ये 5 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है अभी टाइम, मई से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 5 से 6 महीने के अंदर जितना उसने पढ़ा है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि स्टूडेंट 2 साल लगा देते हैं इतना कंटेंट कवर करने में, जितना ये 5 6 महीने में कर लिया। ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही हमारे साथ होता है।
कि बच्चा लाइव क्लास में कई बार कंफ्यूज होता है, पर जब वो ज्वाइन करता है, जब वो फील करता है, कई बच्चों को डाउट होता है, तो हम लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी रखा है फ्री में। तो कई बार के मन में डाउट है, पापा बोल रहे हैं कि सर पता नहीं क्लास चलेंगी कि नहीं, ऐसे बहुत सारे मन में शंका होती है। मैं बोलता है इंस्टॉलमेंट देके पढ़ो। बिलीव में नहीं मानोगे आप कि 80% बच्चा 15 दिन बाद ही बची हुई फी देता है, और ये भी रियलाइज करता है कि हाँ अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि वो जो रेगुलरिटी है ना, कि रोज 4 घंटे पढ़ना है, रोज का टेस्ट हो रहा है, बच्चों को रैंक दिख रही है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें एक, और दूसरा माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा, आप कहीं भटकना नहीं है। हमें कहीं ये ढूंढने नहीं जाना कि बाइनोमियल कहाँ से पढ़े, एक्सपो कहाँ से पढ़े, लॉग कहाँ से पढ़े। कोई बच्चा सजेशन दे रहा है कि बाइनोमियल उस टीचर का पढ़ लो, लॉग इसका। बच्चा इसी में कंफ्यूज बना रहता है जब तक वो ओपन प्लेटफॉर्म पे। और बिल्कुल सही बात। जैसे ही वो एक किसी जगह, कोई भी जगह ज्वाइन कर ले, उसके बाद उसका एक फोकस क्लियर हो जाता है, और उसका उसको लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी मिलता है। और सर एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का हमेशा फायदा होता है, और ये हर फील्ड पे लागू होती है बात। मैं पता नहीं कोई रियलिटी शो देख रहा था, सिंगिंग का शो था, उसमें कुछ जो ट्रेनर थे या जो कोच थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी टिप दी थी कि तुम बेटा इस तरीके से रियाज किया करो तो तुम्हारे को फायदा होगा। तो उनसे भी जो बड़े एक संगीतकार गायक थे, उनका वहां पे कमेंट आया था कि इस चीज के लिए मैं गुरु को हैट्स ऑफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया टिप दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार ये टिप्स हमको तभी मिल पाती है जब हम टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बिल्कुल हम से। मेंटरिंग ले रहे होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका भी और मेरा भी है कि हम लोग स्टूडेंट्स को, मैं तो कितने सालों से आपको देख रहा हूं पढ़ाते हुए, आज इस बात को करीब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है आपको बिल्कुल पढ़ाते हुए। इतने साल में बच्चों की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं। बच्चा क्या सोच रहा होगा, बच्चा किस टेम्परामेंट का है, बच्चे को कहाँ दिक्कत जा रही है, वो सिर्फ थोड़ी सी बात करके, थोड़ा सा इंटरेक्ट करके हम बच्चे को समझ जाते हैं। और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो हमारे दिमाग में होता है, एक्सपीरियंस जिसको हम बोल सकते हैं कि वो फला स्टूडेंट था, उसका ये बैकग्राउंड था, उसने ये मेहनत करी थी, आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इस ट्रैक पे चलेगा कोई स्टूडेंट तो उसका भविष्य कैसा होगा, और हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसको गाइड करते हैं। और उस प्रो टिप्स का स्टूडेंट को मिलता है फायदा, जो मुझे लगता है कि घर बैठ के अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे सही ख्याल बात है। से जो आपका 7 महीने का, 6 महीने का जो भी समय अभी बाकी है निमसेट के एग्जाम के लिए, मैं तो पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट्स अगर सीरियस हैं इस चीज के लिए, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप शरद सर के अंडर में करिए। क्योंकि शरद सर को मालूम है एग्जैक्टली कि आपकी दिक्कत कहाँ है। यानी जो एक परफेक्ट डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर आपको 2 मिनट के अंदर बता देता है, एक्सपीरियंस डॉक्टर, कि आपको क्या दिक्कत है और क्या दवाई खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। वहीं पे कोई जो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, वो शायद आपका घंटे भर चेकअप करके भी इतनी बढ़िया टिप आपको नहीं दे सकता। ये फर्क होता है एक्सपीरियंस का। तो आप शरद सर से चाहे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपकी दिक्कत है आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पर ये टाइम को आप बिल्कुल वेस्ट मत करिए। मैं देखता हूं 2-3 तरह की और प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं शरद सर। एक, वो बोलते हैं हमारी इंग्लिश वीक है। दूसरा, वो बोलते हैं हमारी मैथ्स वीक है। तीसरा, वो बोलते हैं हमारा कंप्यूटर्स वीक है। ये तीनों चीजें मैं समझता हूं मेरी भी रही होंगी कभी दिक्कत जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास आया था। तो एक बार उनको ये एश्योर आप करिए कि कंप्यूटर्स, इंग्लिश और मैथ्स का वीक होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए, वीक वर्ड जो आपने बोला ना, एक्चुअल में वीक कुछ होता नहीं है। एक प्रॉब्लम जिस बच्चे ने कर ली, वो बोलता है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम अगर एक, मान लीजिए मैं 5 साल के बच्चे से बोलूं कि 6 का टेबल सुनाओ, उसके लिए वो बहुत टफ है, और बोलेगा मैं बहुत वीक हूं मैथ्स में। पर एक 12th वाला बच्चा ये बात नहीं बोलेगा। एक KG1 के बच्चे को 5+4 करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसका वैसा लेवल है। तो वीक हम इसलिए होते हैं किसी चीज में, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं होता। और एक बार अगर किसी चीज को कंसेप्ट बना के पढ़ लिया जाए, तो वीकनेस अपने आप खत्म हो जाती है। तो दुनिया में कोई किसी चीज के लिए वीक नहीं होता, वो सोचता है ऐसा। पर एक बार अगर वो सही तरीके से पढ़ाई चालू कर दे, सही तरीके से सोचना चालू कर दे, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो अभी आपने एक एक्सपीरियंस वाली बात बोली थी, कई बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हो सकता है आपसे ही पूछते हो, कि वो उनके कॉम्पिटिटर कहीं दिमाग में डालते होंगे कि सर आप वो एनडीए आईआईटी के लिए भी पढ़ाते हैं, निमसेट के लिए भी, तो फोकस कैसे करते हैं। मैंने कहा यही तो मेरा सबसे बड़ा यूएसबी। मैंने कैट के लिए
5 साल पढ़ाया, उस वजह से मेरा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे एक अलग तरीके का कमांड हुआ। आईआईटी पढ़ाया, निमसेट पढ़ाया, एनडीए, तो इन सब के इतने सालों के पेपर किए हैं सॉल्व, तो मुझे पता होता है कि बच्चे को कहां से कहां तक ले जाना है, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता और वो बेसिक से टफ लेवल तक की प्रॉब्लम करने लगता है, यानी उसे एबीसीडी भी आती है, सेंटेंस बनाना भी आता है। तो अगर टेक्निक पढ़ने की राइट हो बच्चे की, तो वीकनेस सब खत्म हो जाती है और कोई दुनिया में वीक होता ही नहीं है, वो लगता है। कोई बहुत दुबला पतला इंसान अगर फिटनेस क्लब में जाएगा तो बॉडी बनाने में टाइम लगेगा, पर यह पक्का है कि अगर वो फिटनेस क्लब में जाता रहा तो बन जाएगा। पर वो एक दिन घूम के आ जाएगा तो कभी भी बॉडी नहीं बनेगी। ऐसा ही होता है, कई लोग अपनी वीकनेस को वीकनेस ही बनाए रखते हैं क्योंकि उसके लिए वो कोई अलग से एफर्ट नहीं डालते। तो मैं हर एक बच्चे को यही बोलूंगा कि अब समय है, आप अपनी वीकनेस से आगे निकलें। एक कहावत भी है कि डर के आगे जीते, बस वही है कि जो आपकी वीकनेस है वही आपकी आज नहीं तो कल ताकत भी बनेगी। वैसे ही ये जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना, तो एक थॉट हमेशा रखना चाहिए कि मेरी वीकनेस ये है और मुझे इस पे वर्क करना, और जहां आपने वर्क चालू किया, बस उस दिन के बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और सफलता आपके पास आएगी। तो यही बिल्कुल बच्चों सही को पॉइंट है मैसेज सर। देना चाहूंगा। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है कि स्टूडेंट्स जब बोलते हैं कि उनका कोई सब्जेक्ट वीक है, तो एक्चुअल में उन्होंने अभी उसको स्टार्ट नहीं किया है, वो देख हाँ, के ही डर रहे हैं। जैसे हम पानी में कभी उतरे नहीं है और स्विमिंग से हमें डर लग रहा है, हमने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, हमें डर लग रहा है कि हमसे नहीं चलेगी। ये मैथ्स के साथ और कंप्यूटर्स के साथ और इंग्लिश के साथ भी यही है। जिस दिन वो मैथ्स करने लगता है, क्योंकि अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं बन पाएगी, वो अभी तक उन्होंने कोई सवाल करा ही नहीं है उसका सॉल्व, इसलिए उनका डर है। वो जब उसके 10-20 सवाल कर लेते हैं तब उनको लगता है अरे ये तो इजी है, ये तो बन रहा है हमसे। तो बिल्कुल एक्चुअल में सही उन्होंने बात, पास्ट में किया नहीं है, इसलिए उनको डर लग रहा है। तो वो सही तो बात है, पुराने पाप है, उनको उसको तो धोना ही पड़ेगा। धोना जो ही 6-7 पड़ेगा। महीने का समय है उसमें करेंगे ही करेंगे। तो फाइनली सर, मैं जाते जाते ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि वो इम्पिटस को ज्वाइन करना चाहता है, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, अभी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों करना चाहें, वैसे मैं एक और अच्छी बात बता दूं, आप 21 की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 22 का भी बैच जनवरी से स्टार्ट हुआ है। एक तरफ बच्चा इतना भी अवेयर है कि वो पहले से ज्वाइन कर चुका है, तो 22 का भी बैच स्टार्ट जनवरी से हुआ था पहला, 21 का भी। पर अभी हम लोग 27 अक्टूबर को और 3 नवंबर को एक और बैच स्टार्ट करेंगे, जो निमसेट 21 के लिए टारगेट करेंगे, और एक 22 का होगा। 22 की एक ही क्लास होगी पर डे, बट 21 का जो बैच होगा, अब उसकी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्लास तक हो सकती है। तो अभी भी बच्चे चाहें तो बहुत मौका है अपने आप को आगे बढ़ाने का, रुके ना और इमीडिएटली एक्शन लेके पढ़ाई चालू कर दें। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, और इम्पिटस की वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी लगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी गाइडेंस चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। और कोई अगर आपके डाउट्स इसके बाद भी रह गए हो, वैसे हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा कवर किया है, अगर किसी ने इस वीडियो को बीच से देखना स्टार्ट किया तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरुआत से आप देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमाल की जानकारी है। और जितनी सब कुछ हम लोगों ने बातचीत करी है और जो भी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो सारे सवाल भी लिखे हुए हैं। तो आपके मतलब का जवाब आपको इसमें जरूर मिल रहा होगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही जानकारी हासिल करते रहिए। तो सर, चलिए, बहुत थैंक यू अच्छा एंड ऑल काम द कर बेस्ट। रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।